अच्छा, अमूमन हम ये देखते हैं कि जजेस कमरे अदालत में फैसला पढ़ के सुना रहे होते हैं। ये मंज़र एक पाकिस्तान में नया हमने देखा कि हमारे बहुत ही मोहतरम वकील जनाब फैसल सिद्दीकी साहब, वो जज साहब को, जजेस साहिबान को उन्हीं का फैसला पढ़-पढ़ के सुना रहे हैं। आप मेजॉरिटी जजमेंट को रिव्यू करना चाहते हैं, मेजॉरिटी जजमेंट अभी तक आपके सामने नहीं पढ़ी गई है। आप वो पॉइंट तो है नहीं, पढ़ी नहीं गई है। सुबह से आपसे पूछा जा रहा है कि कहां पर पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा 13 मेंबर बेंच की जजमेंट रिव्यू हो रही है। इट हैज नेवर हैपेंड इन और आप मेजॉरिटी जजमेंट नहीं पढ़ेंगे पूरी। आई एम अमेज्ड। तो सर मैं पढ़ने दे जी जी पैरा 5। हाँ, वो वाक़ई मैं भी ये देख रहा था कि वो और केस भी बहुत अहम नौइयत का और बेंच भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। मतलब जो अब 26वीं तरमीम के बाद ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट जो कि खुद एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, उसमें भी एक बहुत स्पेसिफिकेशन हो गई कि उसका भी एक बेंच होगा जो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ सुनेगा। तो उसका बेंच है, लार्जर बेंच बना है और उसमें हम देखते हैं कि फैसल सिद्दीकी जो हैं वो अपना आर्गुमेंट, अच्छा वो ये आर्गुमेंट की भी बड़ी अजीब किस्म होगी कि रिव्यू पिटिशनर की तरफ से है और पिटिशनर को आमतौर पे रिव्यू में जो लोग लॉ को समझते हैं उसको उनको, क्योंकि वो उसके खिलाफ गए होते हैं ना कि भाई आप जी। नजरसानी करें और जो फैसला आया तो इसको आप वो आइडेंटिफ़ाई करेंगे ना कि आइडेंटिफाई क्या करें गलत कि है भाई ये इसमें। गलती थी, इसको आप हुँ। ठीक कर दें और ये इसकी अंडरस्टैंडिंग ये है। तो उनके दलाइल से ज़्यादा ऐसा लगता है कि जो रिस्पोंडेंट हैं वो इस तरह दलाइल दे रहे हैं और उस दलील में वो अभी तक अपना आर्गुमेंट बिल्ड करने के लिए उनको बार-बार उनका उन जजेस का, क्योंकि इस बेंच में 2 जजेस तो ऐसे हैं जिन्होंने जो उस बेंच में शामिल, 3 जजेस ऐसे हैं जो उस बेंच में शामिल थे मेरे ख़्याल, जिन्होंने वो फैसला दिया था। क्योंकि फैसला तो वो जो मेजॉरिटी फैसला तो 8 जजेस का था, जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो लिखा था, मखसूस नशिस्त वाला जिसमें जो है फैसला। वो एसआईसी, वो जो मखसूस नशिस्तें थी वो पीटीआई को देने का फैसला किया गया था। तो वो उन्हीं का फैसला बार-बार पढ़कर सुना रहे हैं और ये शायद जो हमारे देखने वाले हैं, हमारे दोस्त हैं, उनको ये अंदाज़ा होगा इस बात का कि ये सिचुएशन भी क्यों क्रिएट हुई है। ये वो 26वीं तरमीम के बाद हुआ ये कि आपने जब कॉन्स्टिट्यूशन तक उसको मखसूस कर दिया तो सारे मामलात वहाँ जाएँगे। अब एक नया प्रॉब्लम खड़ा हो गया। ये एक जुडिशियल रिवायत भी है, बल्कि एक पूरा जिसे कहते हैं कि एक तो कॉमन सेंस की बात है ना कि रिव्यू वही लोग करें जिन्होंने फैसला लिखा है। अब मसला ये है कि तो पूरा तकरीबन 6-7 लोग ही इस बेंच में सारे नए हैं और कई जजेस ने तो खुद एतराफ़ किया है कि भई ये फैसला तो अभी हमने पढ़ा भी नहीं है। हाँ, ये भी बड़े मज़े की बात थी कि जो सुनने के लिए बैठे हुए उन्हें फैसला पढ़ा नहीं है। अच्छा, देखिए, आप ये बताएँ ना देखने वालों को कि भई कि एक फैसला एक बेंच की तरफ से जारी होता है जी, बिल्कुल। और अगर कोई कोर्ट में जाता है कि जी इसको रिव्यू करें, तो वही बेंच हुँ, जिसने फैसला जारी किया होता है, वही मेंबरान, वो मतलब वही जजेस, बिल्कुल वो रिव्यू मौजूद जजेस हज़रात सुनते हैं। लेकिन अब चूँकि वो 26वीं आईनी तरमीम पास हो चुकी है, तो ये मसला जाएगा आईनी बेंच के पास। इसलिए कि इसमें आइन की तशरीह का एक मामला हाँ। है, कॉन्स्टिट्यूशनल और बेंच है। अब जो ये 11 रुकनी बेंच है, इसमें कितने ऐसे जजेस हैं जिन्होंने ओरिजिनली फैसला जारी करने वाले बेंच में मौजूद थे? भई एक जस्टिस अमीनुद्दीन हैं, एक जस्टिस जमाल मंदुखेल हैं, जस्टिस मज़हर हैं, एक आध जजेस और मैं 3 या 4 जजेस ऐसे हैं जो उस वाले उसमें फैसले और मौजूद बाकी थे। जजेस ऐसे हैं कि जो ओरिजिनल फैसला देने वाले बेंच में शामिल नहीं शामिल थे। नहीं थे। तो ये क्या मामला है? ये अब असल में वो जस्टिस जमाल मंदुखेल ने भी उसमें कहा, इशारतन कहा कि ये अब एक नई सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है हमारे सामने कि ज़ाहिर है हम अब इसमें वो जजेस भी बैठे हुए हैं जो ये फैसले लिखने में शामिल नहीं थे और इसी वजह से ये कॉम्प्लिकेट हो रहा है। चले। एक मौके पे हुँ। जस्टिस अमीरुद्दीन साहब ने शायद कहा भी कि ये मामला अगर वो, या उन्होंने शायद कहा या किसी ने इस तरह की बात हुई कि अगर वो सिचुएशन ना होती तो ये केस इतना ज़्यादा लंबा चलता भी नहीं, क्योंकि देखें सिंपल सी बात है आप, मैंने तो इसलिए कह रहा हूँ ना, कॉमन सेंस की बात है ना कि 11 लोग हैं, 11 लर्नड लोग हैं जिन्होंने एक फैसला लिखा, ठीक है? सही। वो फैसला रिव्यू के लिए आता है। अच्छा, रिव्यू इस फैसले में एक इश्यू ये भी है कि फैसला जो है वो 8 रुकनी बेंच का है, तो मेजॉरिटी जजमेंट ही जजमेंट कहलाती है जिसके खिलाफ रिव्यू गया है। तो वो लोग जब सब लोग बैठते हैं तो वो जिन लोगों ने फैसला, क्योंकि पहले ही उन्होंने सारा का सारा वो उसके ऊपर माइंड अप्लाई किया होता है ना उस पूरे आर्गुमेंट पर और लाइन ऑफ आर्गुमेंट पर, तो वो उसमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं जी। या कोई जो अपील करने वाला है वो उसको बता देता है। अब यहाँ मामला ये है कि आप, और ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अब ज़ाहिर है हम उसकी निटी-ग्रिटीज़ में नहीं जाएँगे कि वो फलाँ को क्यों इसमें नुमाइंदगी दी गई और फलाँ को क्यों इसमें, और ये वो इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड किस तरह आया, तो वो तो आप लाइव देख ही रहे होंगे। इसकी वजह से एक
अजीबोगरीब स्पेक्टेकल हम सामने देख रहे हैं कि एक वकील है जो कि जजेस को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जिस केस को आप रिव्यू करने के लिए बैठे हुए हैं उस केस को अपने पढ़ना भी तो होता है। पहले तो पढ़ तो अच्छा, मैं अगर क्योंकि हमारा एक तालीमी इदारा है और हम्म, बच्चे भी पॉडकास्ट देखते हैं, हमारी गुफ्तगू देखते हैं, तो अगर मैं इसको एक मिसाल बनाने की कोशिश करूँ तो आप मुझे बताएगा मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ ठीक हूँ। जैसे होता है ना कि अब 9वीं जमात में 10वीं जमात में बच्चा बोर्ड में जाके एग्ज़ाम देता है। फिर जब उसका रिज़ल्ट आता है तो वो खुश नहीं होता कि जी मेरे नंबर ठीक नहीं आए ना। तो वो फिर वालिदैन के पास जाता है, असातिज़ा के पास जाता है कि जी स्क्रूटनी करवाएँ। अच्छा, स्क्रूटनी में क्या होता है कि वो चेकर रीकाउंटिंग करता है कि भाई कि कहीं काउंटिंग में गलती नहीं हो गई। तो ये जब सुप्रीम कोर्ट में जब रिव्यू लगता है, तो क्या ये चेकिंग की हद तक है कि गलती कहाँ पर हुई है, या फिर ये कि अब असर 9 मैं तुम्हारी कॉपी दोबारा चेक करके बताऊँगा? मतलब मोर और लेस यही सिचुएशन होती है कि कोई ना कोई मतलब कई मर्तबा ये होता है ना कि हम बहुत उसको मैं शायद लीगल टर्म्स में ना बयान कर सकूं कि भाई जो इससे ये नतीजा निकाला गया था तो ये चीज़ ये फैक्ट ऐसा नहीं था कि इसका, और इस फैक्ट से या इस एविडेंस को जो तस्लीम कर लिया गया था वो था। तो वो इसी तरह की प्रोसीजरल चीज़ें ही होती हैं। और सुप्रीम कोर्ट की सतह पे तो बिल्कुल बहुत मतलब ऐसा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के केसेस में कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आ रही होती केसेस में आमतौर पे, क्योंकि वो एपेक्स कोर्ट है मुल्क की। वो तो ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि जिसमें जो है कि कोई कत्ल का केस था जिसमें कोई एक एविडेंस उस वक्त पेश नहीं हुआ था, या जी। उस एविडेंस को किसी ने गलत इंटरप्रेट कर लिया था तो आप वो कर लेंगे। ये तो एक कानूनी और एक इंजामी भी सॉर्ट ऑफ था। उसके ऊपर जिसने अपना माइंड अप्लाई किया था तो वो उसके अंदर सिर्फ आपने कोई प्रोसीजर और इस तरह के कुछ जो टेक्निकल इश्यूज निकालने होते हैं बस। अच्छा, ये तो कॉम्प्लिकेटेड सी बात है। अब सीधी बात जो मैंने देखी उस लाइव स्ट्रीमिंग हम देख रहे थे, अब वो फैसल सिद्दीकी साहब ने अभी अपना आर्गुमेंट पेश भी नहीं किया। उन्होंने बताया भी नहीं कि भाई कि मैं क्या लाइन ऑफ आर्गुमेंट लेने वाला हूँ। तो उससे पहले जो हमारे जो मौजूद जज साहब हैं, उनको कैसे पता चल गया कि मतलब वहाँ पे कोई टेलीपैथी का निज़ाम भी होता है कोर्ट के बस अंदर? वो असल में हो देखें हो क्या रहा है। फैसल साहब को मतलब क्योंकि वो उनसे हमारा एक दायरे हम एक ताल्लुक भी है उनसे, तो मुझे तो कभी-कभार मैंने उनको कहा भी कि भई आपको देखकर तो मुझे ऐसा लगा कि वो जो उन्होंने गालिब का शेर पढ़ा था ना कि कितने शीरीं हैं, तेरे लब जब के के रकीब रकीब गालियाँ खा खा के के बेमज़ा बेमज़ा ना ना हुआ। हुआ। तो वो मैंने कहा कि आप तो इस मुझे लगता है सिचुएशन में कि शर ओ आइन पर मदार सही, ऐसे कातिल का क्या करे कोई। बात कहिए तो ज़ुबान कटती है, वो सुने और कहा करे कोई। तो सिचुएशन ये हुई हमको फरियाद करनी आती है, आप सुनते नहीं तो क्या तो कीजिए? क्या कीजिए? मसला उसमें ये हो रहा है कि अब आप देखें, इसको हम थोड़ा-सा समझें। वो एक सेट ऑफ जजेस वो है जो जिन्होंने ये फैसले में शामिल थे, ठीक है? वो फैसल सिद्दीकी उन सेट ऑफ जजेस को ज़हन में रख के भी, ये मैं अज़्यूम कर रहा हूँ, उन सेट ऑफ जजेस को भी ज़हन में रख के आर्गुमेंट कर रहे हैं कि जिनके बारे में पता है कि ये ना बेंच में थे, ना इन्होंने क्योंकि उनके सवालों से पता चल रहा है इन्होंने फैसला नहीं पढ़ा। वो जब उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आपको ये बात समझाना ज़रूरी है जो पिछले फैसले से मुताल्लिक है। तो ये सेट ऑफ जजेस जो उसमें मौजूद था, ये समझता है कि ये बात तो हमें मालूम है, आप तो बात को घुमा-फिरा कर रहे हैं। तो इसमें जो ये प्रॉब्लम हुई हुई है ना कि असल में 3-4 जज वो हैं जिनको पिछला कुछ ना कुछ बैकग्राउंड मालूम है, और बाकी जजेस वो हैं जिनको पिछला बैकग्राउंड मालूम नहीं है। तो अब वो जब उनसे मुखातिब होते हैं तो यहाँ मसला पैदा हो जाता है, जब इनसे मुखातिब होते हैं तो वहाँ मसला पैदा हो जाता है। तो माइक में मसला पैदा हो गया। इस मसले में ये सारा बदला। लेकिन बहरहाल मैं तो एक सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से और एक तालिब इल्म की हैसियत से जिसको ज़रा कानून में, सियासत में, अदब में शग़फ़ है, तो फैसल साहब को ख़िराज तहसीन पेश करूँगा कि इन हालात में भी जिस तरह से उन्होंने अपना कंपोज़ रखा, और मतलब कोर्ट में जितनी अच्छी ज़ुबान वो इस्तेमाल करते हैं, शेर भी सुनाते हैं, उनका अंदाज़ भी बड़ा ज़बरदस्त सा होता है। तो ये देख के ऐसा फ़ख्र महसूस होता है ना कि हमारे फ़्रेटर्निटी में ऐसे लोग हैं, लीगल फ़्रेटर्निटी में, क्योंकि वरना ये मंज़र हमेशा हमें इंडिया से नज़र आते हैं। अगर हाँ, हम हाँ, देखते हैं बिल्कुल, वहाँ पे बिल्कुल। जो जजेस हैं वो कितने एलोक्वेंस के साथ बात कर रहे होते हैं और उनके वकील किस तरह बात कर रहे भई होते हैं। मतलब आप जो जजेस वहाँ पे कुछ फैसले ऐसे हुए इंडिया में, और ये बिल्कुल आपने जैसे कहते हैं मेरे दिल की बात थी कि मतलब उनका फैसल सिद्दीकी का जो पेशेंस है वो मतलब रिमार्केबल है, और उनकी सटिलिटी जो है, जिस सटिलिटी के साथ वो आप देखें बीच में बहुत कुछ ऐसा कह जाते हैं कि जो ज़ाहिर है जो सुनने वाले उनको समझ में आ रही है मान। इसकी जितनी प्रोसीडिंग्स हम देख सकें, ज़ाहिर है कि वो बहुत लंबी प्रोसीडिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के अंदर बहुत अच्छे केसेस जो आर्गू किए गए, कपिल सिब्बल जैसे वकील हैं और कई नाम हैं।
और कई ऐसे अहम केसेस हैं जिसके अंदर वहाँ पे आर्गूमेंट हुआ, जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज केसेस पे आर्गूमेंट हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ जब लाइव स्ट्रीमिंग नई नई शुरू हुई थी तो उसमें कुछ अच्छी मिसालें नहीं आई थी शुरू में, लेकिन इस वाली मिसाल से थोड़ी सी हिम्मत बनी कि हाँ भी। और आपको पता है कि मेरे लिए तो जो ये लॉ वगैरह खबरें हैं, ये एक इंटरेस्ट होता है ना आपका, तो अगर आप देखते हैं तो आपको एक लॉ में एक इंटरेस्ट पैदा होने वाली चीज़ें हैं। तो आपको लगता है कि और कोई इस तरह की बात कर रहा है और एक आदमी एक ऐसा केस अपनी पूरी कन्विक्शन के साथ पेश कर रहा है कि जिसमें शायद उसको फैसला मालूम। बाल फैसल साहब को हम एक शेर डेडिकेट कर सकते हैं, वो गालिब उनके पसंदीदा हाँ, शायर हैं, बिल्कुल। हमारे भी हैं, कि देखना तकरीर की लज्जत जो के ये जो उसने उसने कहा, कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी ये भी मेरे दिल में है। मेरे तो खासतौर पर जो रेजिस्टेंस का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया ना, हाँ, तो ये बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है इस वक्त कि ज़ाहिर है वो रेजिस्टेंस से उम्मीद पैदा होती है ना, कि अगर आपको लग रहा है भाई इनजस्टिस हो रहा है तो उसमें एक कानूनी रास्ते की तरफ हमें ये लेके जा रहे हैं, और ऐसे लोगों की तरफ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी अब हमारे नौजवानों के लिए भी हो गया कि भाई इन लोगों को देखेंगे तो सिस्टम के अंदर रह के कोई काम करना सीखेंगे, इन लोगों को देखेंगे तो समझ आएगा भाई कानून के अंदर रहते हुए कैसे हमने जो है आगे बढ़ना है एक कौम की हैसियत से, एक माशरे की हैसियत से। वरना उसमें ख़तरा ये होता है कि अगर अब हमारे बच्चे, हमारे नौजवान अगर इस पूरे निज़ाम से मायूस होकर और इस निज़ाम के खिलाफ खड़े होकर फिर दूसरी जानिब देखते हैं ना, तो वो तो फिर मुकम्मल तबाही है। तो मतलब इतनी ज़रूर स्पेस होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर कि भाई अगर इख्तिलाफ है और इख्तिलाफ को बहुत आदाब से निभा के कोई दिखा रहा है, तो वो उनको ज़रूर एप्रिशिएट करें और उनसे बिल्कुल, ज़रूर बिल्कुल। सीखें और अपने बच्चों में भी इस उम्मीद को मुंतकिल करें कि भाई नहीं, हम ऐसे लोगों का बिल्कुल। माशरा है कि जो अपनी क़ुव्वत गुफ्तार के साथ भी और कुछ किरदार के साथ भी हमें और देखें, सोसाइटी बदल के दिखा सकते और हैं। शहरी के पास सबसे बड़ी क़ुव्वत है ही उसकी गुफ्तार। ता और अगर हम देखें तो वक़्त के साथ-साथ इसी गुफ्तार को ही तो पाबंद करने की कोशिश की जाती है। गुफ्तार को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है। We will resist, we will never give in.